वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और वो तमाम लोग जो प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं यकीनन जानते हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले हम सर के दर्द की बात कर रहे थे और हमने कहा कि जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं या वो वजूहात जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं या आपकी लाइफ में कहीं इस तरह की गलतियां हो रही होती हैं जिनकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आप उन कॉम्प्लिकेशंस को डील कर लें तो बहुत हद तक आप इस मर्ज से बच सकते हैं। मैं रिलेट करूँगी उस बात को अपने इस सेगमेंट से, और वो इस तरह कि आप देखें कि वो लोग जो अपने आप को बहुत लो फील कर रहे होते हैं, थकन महसूस कर रहे होते हैं, वो एनर्जी नहीं होती, जब वो अच्छा तैयार होना शुरू करते हैं, जब वो अपने वार्डरोब में बेहतरीन रंगों की सिलेक्शन करते हैं, जब वो अच्छा पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, लोगों का की जो है निगाहों का महवर बनते हैं, उनको तारीफ़ी कलमात सुनने को मिल रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ख़ुद ब खुद उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि हाँ, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। ख़ुद पसंदी, ख़ुद से मोहब्बत करना, ख़ुद को पसंद करना, ये कोई बुरी बात नहीं, बट ऐसा भी ना हो कि आप सब कुछ अपने आप ही को समझ लें और दूसरों को कुछ ना समझें। इसमें बड़ी एक बारीक सी लाइन होती है। सो अपनी इज़्ज़त करना, अपनी कदर करना और अपने आप को संभाल के रखना, ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बीमारियों से बचाता है। तो हमने कहा जब हम बात यही कर रहे हैं कि आप डिप्रेशन से बचें, आप इन तकलीफ़ों से बचें और ज़िंदगी की तरफ आएँ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें, तो ज़रूरी नहीं कि बहुत पैसे की ज़रूरत हो, कम पैसे में भी आप जब अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को तैयार रखते हैं, तो आपके मूड में और आपकी लाइफ में एक बड़ा अच्छा चेंज और तब्दीली आता है। वो आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको मशवरा जो है वो एक बेहतरीन फ़ैशन डिज़ाइनर ही दे सकता है। और आज जो मेरे पास मौजूद हैं मेरी गेस्ट, वो तो एक कहना चाहिए कि पूरा पैकेज है उनके पास। जब आप जिस जगह रह रहे होते हैं ना, वहाँ इर्द गिर्द अगर आपको अच्छा माहौल मिले रहने को, अच्छी चीज़ें मिले, अच्छी आराइश हो, तो आपको और अच्छा लग रहा होता है, आपकी आंखों को अपील करी होती हैं वो चीज़ें। तो ये इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और फैशन डिज़ाइनर भी हैं, तो दोनों हवालों से जो है वो इनसे बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाइज़ा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। फ़ाइज़ा, कैसी गुजर रही है लाइफ और क्या कुछ हो रहा है ज़िंदगी में? बहुत अच्छी गुजर रही है लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी कुछ हो रहा है बिकॉज हम कराची में रहते हैं। तो कराची में तो आप जितना कुछ ना करें वो कम है। सही। कि खैर, मैं इवेंट मैनेजमेंट कर रही हूँ और इंटीरियर भी साथ साथ चलता रहता है, ऑब्वियसली डिज़ाइनिंग की फील्ड है। अच्छा, ये बताओ कि कलर्स इंसान की ज़िंदगी में कितना ख़ास किरदार अदा करते हैं, उसको नॉर्मल रखने के लिए, उसको फ्रेश रखने के लिए? कलर्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले कर रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी में। आपने क्या पहना हुआ है, आपका क्या मूड है, उस उससे पता चल रहा होता है। ऑब्वियसली मैंने जो कलर पहना हुआ है या आपने जो कलर पहना हुआ है, तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। अच्छा जी, मैं मोस्टली वही कलर्स अपील मतलब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ या मैं अपनी क्लाइंट के लिए कलर्स उसकी पर्सनालिटी देखकर ही चूज़ कर रही होती हूँ। कभी कभार ऐसा नहीं होता है, कभी कभार हमारे मूड पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि हमें क्या चीज़ अच्छी कर रही है। अच्छा, ये तो बात होगी कि कुछ कलर्स मतलब आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं कलर्स ना। ऐसा है, आप देखें कुछ लोगों की वार्डरोब में कुछ कलर्स बिल्कुल नहीं होता है, नहीं क्योंकि वो उनको पसंद उनका ही नहीं इनर करते सोल ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनमें सैप हुआ होता है। कलर्स जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। ये नहीं है कि आपने सिर्फ ब्लैक और वाइट एंड फॉन्ट की तरफ जाना है, उस पे चलेगा वो। अच्छा, फिर उनकी उनकी क्या होता है, वो थोड़ी सी पर्सनालिटी उनकी मे बी सोबर हो। अच्छा। थोड़े, हाँ ठीक है। तो आज हम कलर्स पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, और वो लोग जो मुझ जैसे लोग हैं जिनको स्क्रीन पर आना होता है वो तो खैर तकरीबन हर कलर पहन रहे होते हैं, लेकिन उनका पर्सनल वार्डरोब होता है, क्या उसमें उतने कलर्स मौजूद होते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है कि वो पर्सनल लाइफ में किस तरह के कितने सोबर हैं। तो मेरा भी अपनी फ़ाइल खुलने लग गई है कि मेरे वार्डरोब में कौन से कलर्स नहीं हैं। वो मैं ज़रूर फ़ाइज़ा से पूछूंगी, लेकिन पहले एक मोन्टाज है वो आपको दिखाते हैं, इसके बाद इस पर तफसीली बात करेंगे। ओके जनाब, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ
बहुत सारे कलर्स आपने देखे, खूबसूरत ड्रेसेस जो फ़ायज़ा की कलेक्शन है जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। येलो एक वाइब्रेंट, एक हसीन रंग है, बट ये देखने में अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग इसको पहनने की ज़रूरत भी नहीं करते कि नहीं मुझे येलो नहीं पहनना, ऑरेंज या इस टाइप के कलर्स, बट यहाँ पर बहुत सारे कलर्स को जो है वो मिक्स करके वन कलर टोन में ही जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनाई गई हैं। सो फ़ायज़ा बड़े अच्छे बेहतरीन ड्रेसेस हैं आपके, इन पे भी बात होगी। पहले जो हम कलर्स की बात कर रहे थे, सो आपने कहा पर्सनैलिटी को, अच्छा एज के हिसाब से भी कलर्स होते हैं आपके जी, और एक सर्टन एज में आके आप बस वो एक जैसे पेल कलर्स या वन शेड जो है वो पहनना या शुरू कर देते वैसे नेचर नेवर चेंज ना, तो कलर्स की सिलेक्शन कभी भी नहीं बदल सकती क्योंकि आपकी नेचर नहीं चेंज होती है। हाँ, इंसान लिहाज कर लेता है उम्र का, सही, मेरे करना ख्याल भी से। चाहिए। यस, और ज़रूरी भी है। ज़रूरी भी आपको है। हर एज के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग को फॉलो करना चाहिए, सही, और जो भी आप पहनो उसको कैरी करना आना चाहिए। ठीक है। और लिहाज ये भी होना चाहिए कि आप प्रोफेशनल हैं, आप क्या काम करते हैं, आपका उठना। अब एक डॉक्टर है, Yes. अब अगर डॉक्टर जो है वो जिस तरह फ़ायज़ा ने जो ड्रेस पहना हुआ है ये पहन के हॉस्पिटल चल जाएगी, या इवन जो मैंने भी पहना हुआ ड्रेस है ये पहन कर अगर हॉस्पिटल जाएगी, तो आपको लगता है कि ये कुछ बेहतर काम होगा? नहीं, बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस जगह खड़े हुए हो उस जगह के हिसाब से ड्रेसिंग करो, ठीक है। वो वरना और हो जाता है, डिस्कसिंग मैटर बन जाता है कि जी क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ, तो फजूल आप क्यों अब किसी के लिए डिस्कस करने का मैटर बनते हो। राइट, तो आपको खुद चाहिए कि आप जगह के हिसाब से ड्रेसिंग करो। राइट। अच्छा, अब वो और हम नॉर्मली करते भी ऐसे ही हैं, मैक्सिमम आप देखें कि जिस तरह का आपका प्रोफेशन है, अगर आप एक टीचर को देखेंगी तो उनका वही सिमटा हुआ बालों वाला स्टाइल होगा, वही सेम बन जाता है, कपड़े वैसे प्योर पे चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो प्रोफेशन जो है वो आपकी एक आइडेंटिफिकेशन जो है वो बनता है। बट फ़ायज़ा इसका मतलब ये है कि जो आपका दिल से आ रहा है वो फिर आप नहीं कर सकते, क्या जो पहनना है आपने नहीं, आप कर सकते हैं। अगर आप सिंप्लिसिटी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बड़ी ब्यूटी को इन्हांस करती है। ज़रूरी नहीं है एक टीचर है वो बड़ा कवर करके और सिंपल से जा रही है, ठीक है, वो जाए स्कूल लेकिन प्रॉपर तैयार होके। मेरा तो हमेशा कोई यही होता है कि आप घर में भी अपने आप को इस तरह का 3 रंग के कपड़े पहन के ना रखें घूमें। ठीक है, वो अलग बात है कि आप 3 रंग के कपड़ों में कंफर्टेबल होते हो, लेकिन उस 3 रंग को पहनना भी आना चाहिए होता है। ये नहीं कि आपने उन 3 रंगों को बड़ा बुरी तरीके से पहना हुआ है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं भी जा रहे हो, आप सिर्फ फैशन की जगह पे जा रहे हो तो आप तैयार होकर जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन के हिसाब से आपने बहुत अच्छा अपने आप को कैरी करना है, क्योंकि वुमेन, हमारी जो पाकिस्तानी वुमेन है वो प्रेजेंट करती है अपने मुल्क को, सही, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपने किस तरह बैठना है, किस तरह चलना है, किस तरह बात करनी है, वो चाहे घर हो या ऑफिस हो या स्कूल हो या कोई भी प्रोफेशन हो, वो आपकी एक पर्सनालिटी होती है। आप अगर बुरे लग रहे हो तो सामने वाला बंदा भी आपसे जो है ना उसी तरीके से बात करेगा, और अगर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो उसको भी थोड़ा लिहाज होगा कि नहीं, मैंने थोड़ा संभल के बात करनी है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप बात बाद में करते हो, पहले जो निगाह जाती है वो आपके पहने ओढ़े पे जा रही होती है। क्योंकि कहीं भी हो, घर में भी हो तो भी आपने अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करना है, क्योंकि आपके घर वालों को रिस्पेक्ट करनी है आपकी, क्योंकि वो आप लेकिन हम उस चीज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे होते। इवन आप देखें, ये बात मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में कही है कि माएँ ख्याल नहीं करती कि हम तैयार होके रहें। बच्चे चाहते हैं कि उनकी अम्माएँ तैयार हों, जब स्कूल आएँ उनके साथ तो वो अच्छे से तैयार। मेरे घर वालों को तो यही इश्यूज होते हैं कि तुम बहुत हमेशा एवर रेडी रहती हो कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो मैं कहती हूँ ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, तो इसको आप पॉजिटिव में आप चाहें तो यस, कि अगर हमने रात में भी कहीं एकदम से निकलना है तो मुझे इतना ज़रूरी नहीं है कि मैंने 1 घंटा लेना है। मैं कहा ठीक है, हम 15 मिनट में भी निकल सकते हैं उधर जाने के। मेरी प्रेपरेशन सारी रहती है, राइट, ज़बरदस्त। तो जिस तरह कपड़ों में रंग ज़रूरी है, इसी तरह जो है जब आप इवेंट्स देख रहे होते हैं, मेहंदी, माइयों, बारात, शादी, अब तो एक लंबी जो है इस तरह आपके प्रोफेशन में भी है कि आप अपनी चीज़ों को इतना लाइन अप करके रखो कि इमरजेंसी में भी अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है कोई ऑर्डर डिलीवर करने की, तो आपको इतना ट्रबल ना हो। सेम लाइफ भी हमारी ऐसे ही है। ट्रू। सो मैं इवेंट्स के हवाले से बात करी थी कि उसमें भी आप देखें कि अब बहुत थीम्स रखी जा रही होती हैं, कलर्स का बड़ा इंतखाब किया जाता है। बाकायदा आप घरों में भी लोग जो है जो आप अपने घरों का भी इंटीरियर कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को ही हायर करें। अब हमारी ख़वातीन जो हैं वो इतनी हर कोई डिज़ाइनर है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस है, गूगल है, सबसे बड़ी बात है। आपने कुछ भी कोई एक रूम, एक पोर्शन भी डिज़ाइन करना है, आपने उस जगह को सर्च करना है,
तो आप खुद भी ये काम कर सकते हो, इतना बड़ा कोई आप उसकी इसमें साइंस मेजरमेंट आप नहीं है। एंटर करें, आपको हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, ये इंटीरियर के हवाले से भी हम बात करेंगे, पहले मैं ज़रा कपड़ों की बात कर लूँ। सो फायज़ा, आप ये बताइए, मौसम अल्लाह का शुक्र है हमें इस खत्ते में चारों मौसम मिल रहे होते हैं और ज़बरदस्त मिल रहे होते हैं। बट ज़्यादा अगर मैं कराची की या इससे मुल्का जितनी भी जगह हैं उनकी बात करूं तो हमें गर्मी पंजाब में भी यहाँ बहुत ज़्यादा मिलती है। अब जब गर्मी होती है तो अगर सामने वाले ने उस गर्मी में रेड कलर पहना है या ब्लैक पहना है या डार्क कलर पहने तो आपकी आंखों को बहुत बुरे लग रहे होते हैं। लेकिन अभी जिस तरह इतना अच्छा मौसम है तो ये जो आपने ड्रेसिंग की हुई है ये बहुत अच्छी लग रही होगी। लेकिन वही जो अभी इतनी हमने गर्मी देखी है उसमें अगर फायजा ऐसे आती तो मैं कहती फायजा ये इतनी गर्मी में तुम कैसे आई? आपने ईद का जो फर्स्ट डे था हमारा, शदीद गर्मी थी, 2 दिन बहुत गर्मी थी। अब उस वक्त तो इतना आदमी नहीं सोचता होता है कि मौसम क्या होगा, लेकिन ये कि हम लोगों को मैनेज करना आना चाहिए मौसम को भी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि कराची है, कराची में तो 2 महीने आपको पता है सर्दी भी मुश्किल 15 से 20 दिन कपड़े भी नहीं बनते हैं सर्दी कपड़े भी आप कलर्स, आप मौसम को देख के कराची में कलर्स को नहीं वेयर कर सकते हो। अगर आप मौसम को देखने लग जाओगे तो सिर्फ आप लाइम कलर्स। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मौसम कैसा है, वो चिड़चिड़ाती हुई धूप है और आप जो है वो डार्क कलर्स पहन के घूम रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस वक्त कहाँ खड़े हो, आप कहाँ जा रहे हो। सही, ये नहीं कि आप चमकती हुई धूप में खड़े हो गए और बड़ा तैयार होकर बड़ा मेकअप करके। राइट, तो वो आपको Daylight हम लोगों का ने लिहाज बात करना। किया कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमने किस जगह खड़े होकर काम करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। हम कौन सा इवेंट में जा रहे हैं, कौन सी पार्टी है। अब डे टाइम में जो पार्टीज होती हैं ऑब्वियसली उसमें इतने मेकअप नहीं होता है। कलर्स आप डार्क पहन सकते हो लेकिन आप उसको मेकअप को लाइट रखो। राइट। अब आप जब इवनिंग आप इवेंट से आप जा रहे तो हो उसमें फिर आप ज्वेलरी भी एक सिंपल ड्रेस के साथ भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। इवन के जूतों का सिलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप डे में अगर कोई इवेंट है तो आप क्या पहन रहे हैं, क्या वार्डरोब आपने हाई पहना हुआ है। हील्स जो है वो डे इवेंट्स में नहीं चलती हैं, तो वो नाइट में ज़्यादा चलती हैं क्योंकि वो आपका पूरा एक आपकी पूरा एक personality पैकेज हो बन- जाता package हो है। जाता जैसे आप कहीं जाते हो तो लंच पे आप इतना पैसा नहीं खर्च करते हो जितना आप डिनर पे करते हो, Dinner तो पे वही करते बात है। एहतमाम की बात हो रही होती है सारी। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल जो है वो अगर मैं कट्स की बात करूं या मैं इन और आउट की बात करूं तो मुझे आउट तो कुछ भी नहीं लगता, मुझे लगता है सब कुछ इन है इस वक्त, जो भी आप पहन लें अगर आप कैरी करें। तो कुछ बताइए किस तरह के कट्स हैं, किस तरह के स्टाइल्स हैं जो इस वक्त इन हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत साल हो गए हैं, हम कोई स्पेसिफाइड डिज़ाइंस को नहीं पे काम कर रहे होते हैं। हमने क्लाइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है क्योंकि आजकल जो हमारे लूज कट्स आ गए हैं ना उसमें बड़ा अच्छा हो गया है हैवी वुमेंस के लिए, क्योंकि कराची में इतनी फ्रिकी और इतनी स्किनी गर्ल्स सिर्फ मीडिया में देखने को मिलती हैं। घरों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ख़वातीन अपने आप को जो है वो मेंटेन करके रख सकें। लेकिन तो आप हमने- मॉल्स या मार्केटों में चली जाओ फायजा, आपको इतनी प्यारी लड़कियां और प्रॉपर तैयार हुई बिंदी लाइनर्स, और मैं तो कहती हूँ कि कराची की ब्यूटी तो वैसे भी आप अगर वो किया जाए तो मशहूर ऑल है। ओवर हाँ वर्ल्ड के ये है कि मशहूर है कि स्पेशली कि हाँ कराची की लड़कियों को बात करने की तमीज़ है, कपड़े पहनने की तमीज़ है, कि जो हमारे यहाँ फैशन है भी है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, जो अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह हम लोग कर रहे हैं। भरपूर फैशन जो है उसको फॉलो कर रहे शॉपिंग, हैं। फैशन, होटलिंग, खाना पीना। राइट। और जिस तरह आप फैशन की भी बात करें तो इस वक्त यस आप बेल बॉटम्स की बात करें, आप टाइट्स की बात कर लें, आप ये इस वक्त जो है वो ट्यूलिप पैंट्स, गरारा, हर चीज़ एवरीथिंग इज इन। आप सोच सकते हैं कि ट्यूलिप इतना इन हो जाएगी और अभी तक भी है, लास्ट 2 ईयर से चल रही है ट्यूलिप। राइट। अच्छा, और जो पहनने वाले हैं वो ये नहीं सोचते कि हम किस जो है वो हमारी फिजिक कैसी है और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का है, और आप उस पर जो है जब ट्यूलिप पैंट्स पहन रहे थे तो वो फिर कुछ चीज़ें बुरी भी लग रही होती हैं। थोड़ा सा अपने आप को देखें कि आप कैसे हैं। हाँ, किस लेकिन तरह की हम बॉडी आपकी। किसी को भी ऑब्वियसली सबका दिल होता है, मे बी कि उनको दिल चाह रहा हो पहनने का, तो एक दफ़ा प्रैक्टिकल कर लें। अगर आपको बुरा लगे तो नेक्स्ट टाइम ना करें, ऐसे ही होना चाहिए। ये कहते नहीं ना खाओ मन भाता और या पहनो जग जाता, तो ये चीज़ दूसरों की लोगों को- आंखों का भी तो लिहाज करें। कभी कभार ऐसा होता है कि खवातीन जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं कर लेती ना, उनको समझ ही नहीं आ रही होती है कि आप क्या मशवरा दे रहे हो। हाँ। वो कहते हैं नहीं आपके ऊपर तो अच्छा लग रहा है, हम भी पहनेंगे, हम तो भी ठीक है पहनेंगे। पहन लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो आपको सूट करेगा नहीं करेगा। ट्रू। और ये नहीं सोचते तो वो ये बड़े बाद में पता मुतमईन चलता है जब डिस्कस हो रहा होता है, यार ये क्या और आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी और उसके बाद भी जो है वो रिजल्ट जीरो है।
कम पैसा खर्च करके भी आप अच्छे लग सकते हैं अगर आपने बहुत स्मार्ट तरीके से इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए जो है अब आप अपने वार्डरोब को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें नहीं ले सकते, लेकिन आपने कम चीज़ों में ही उनको किस तरह आपने यूज़ करना है, ये बड़ी ख़ास चीज़ होती है। अच्छा फायजा, डिज़ाइनर्स के लिए नॉर्मली होता है कि बड़ी एक्सपेंसिव होते हैं ना, महंगे बहुत होते हैं, इसलिए हर शख्स जो है नॉर्मली नहीं जाता। बहुत ख़ास इवेंट है, घर में कोई शादी है, बहुत करीबी शादी है या अपनी शादी है, तो आप कहते हो कि रेप्लिकास जिंदाबाद। रेप्लिकास तो मौजूद है, लेकिन क्वालिटी तो फिर काउंट करती है ना, नज़र आ रही होती है। तो किस तरह के कट्स पे, किस तरह के डिज़ाइंस पर आप काम कर रही हो? अच्छा, मेरा कोई ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पे भी काम करती हूँ। मेरा क्लाइंट है, उसको वो डिज़ाइन समझ में आया तो मैं उसको कट वही देती हूँ, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी लाइट कर देती हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं। क्योंकि मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब आप इतना हैवी ना ईद पे पहनो, ना नॉर्मल डेज, ना किसी पार्टी में। हाँ ठीक है, कोई करीबी शादी है या आपकी अपनी शादी है तो वो सही है, चल जाता है। इतना हैवी आजकल ना ज्वेलरी चल रही है ना ड्रेसेस चल रहे हैं, तो मैं बहुत लाइट उस पर काम करती हूँ, तो उसमें आपको कॉस्टिंग पे प्ले करने में आसानी हो जाती है। तो वो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं सिंपलिसिटी की और वैसे भी मुझे लगता है कि कपड़े पे इतना पैसा फेंकना जो है वो वाकई में ज़िया है पैसे का। तो मैं अपने क्लाइंट को भी एक जायज़ अमाउंट की उस पे जाके देती हूँ। राइट। तो आप किस तरह फॉर्मल्स पे काम करी हैं, ब्राइडल्स पे है आपकी मेन लाइन की? क्योंकि अभी हमने जो देखा वो आपका मेरा ब्राइडल पे नहीं है, फॉर्मल और हाँ फॉर्मल कैजुअल्स जी। अच्छा ओके। ब्राइडल पे मेरा मेक टू ऑर्डर होता है। और अभी हम लोग एक रंगीनियों के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, उसमें टोटल मेन वेयर भी है, लेडीज़ की कुर्तीज़ हैं, बच्चों के भी हैं। ओके। तो वो एक हमारा ऑनलाइन ब्रांड स्टोर है जिसमें बल्क में हम ऑर्डर्स, ये जो एक पीस के 100, 150 हम लोग कुर्तीज़ के डिज़ाइन, एक डिज़ाइन के 150 पीसेज होंगे। तो वो फिर इतना चीप कॉस्ट पे चला जाता है, कि एक पीस के अगर आप एक डिज़ाइन निकालो, एक डिज़ाइन का एक पीस निकालो तो वो बहुत हैवी कॉस्ट पे जाता है। तो वो जो एक ड्रेस 25,000 का है, अगर उसकी मैं बहुत ज़्यादा उसको लेके जाती हूँ बल्क ऑर्डर पे, तो वो मिनिमाइज्ड हो जाता है। राइट। तो अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया है इस तरह काम करते हुए? इवेंट मैनेजमेंट करते हुए तो मुझे 8 इयर्स, मतलब 8 से 10 साल हो ही गए हैं ऑलमोस्ट अपना प्रोफेशन स्टार्ट करते हुए। लेकिन डिज़ाइनिंग जो है वो लास्ट 3 इयर्स बिफोर मैंने किया है। अच्छा, तो इवेंट्स पे देखती होगी कि ये क्या जो है फैशन डिजास्टर्स नज़र आ रहे हैं मुझे, तो चलो मैं ये काम भी खुद शुरू कर देती हूँ। या लोगों ने कहा नहीं तुम बहुत अच्छे खुद अपने कपड़े बना लेती हो। नहीं, मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे साथ ये हुआ है कि मैं अपने ही कपड़े बना, मैं अपना खुद ही एक ब्रांड बना लिया है कि जो भी मैंने डिज़ाइन किया वो मैंने खुद पहन लिया। तो वो सामने वालों को इतना अच्छा लगा तो फिर वो मुझे मजबूरन ये काम स्टार्ट करना पड़ा। राइट। वरना मेरा कोई एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम फायजा से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, और मेरे साथ फायजा अंसारी मौजूद हैं जो कपड़े भी डिज़ाइन करती हैं, इसके साथ साथ इवेंट जो है वो मैनेजमेंट भी ये देख रही हैं। फायजा ये बताइए किस तरह के इवेंट्स हैं जो आप मैनेज कर रही होती हो? आजकल तो शादियों वेडिंग इवेंट्स चल रहे हैं, वैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स भी मैं करती हूँ। अच्छा, तो वेडिंग में अब तो एक पूरा प्लान बनाया जाता है, माइयों और मेहंदी अलग अलग करने की क्या वजह है? पैसे ज़्यादा खर्च करने होते हैं, क्या चाहते हैं लोग? ये एक जगह पर माइयों और मेहंदी नहीं हो सकती है? आजकल तो ये इवेंट मैनेजमेंट में पूछ रही हूँ आपसे कि बेसिकली दोनों में क्या फ़र्क होता है? ये रस्मों का फ़र्क है जी। माइयों स्पेसिफिकली एक सेपरेट इवेंट होता है दूल्हा वालों और दुल्हन वालों के लिए, क्योंकि वो लड़की का मायों है, तो उसमें लड़के के घर वाले मोस्टली नहीं आते हैं। और मेहंदी एक ऐसा इवेंट है जो कंबाइंड होता है जिसमें दोनों जगह की रस्में हो रही होती हैं। सही। तो फ़र्क हो जाता है, दोनों की तरफ से पैसे खर्च हो रहे होते हैं असल में, जो और हम लोगों को तो बड़ा मज़ा आता है ना पैसे खर्च कराकर। हाँ, ये इस पे बड़ी तफसीली बात करूँगी, लेकिन पहले आपको एक मोन्टाज दिखाती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ये देखते हैं। ओके जनाब, देखा आपने कि माइयों के वो फूल गेंदे के, बस जहाँ गेंदे के फूल हैं आप समझ जाएं यहाँ कुछ माइयों या मेहंदी का सिलसिला हो रहा है। इसके साथ साथ आपने वलीमे का, बारात का भी मुख्तलिफ इवेंट्स का सेटअप देखा। अच्छा, वो सेटअप ही बता रहा होता है। वलीमे में बड़े डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, बारात के अलग, यहाँ पर भी कलर सिलेक्शन बहुत आ जाती है। अच्छा, तो नॉर्मली 4 इवेंट्स होते हैं, कितने इवेंट्स एक शादी के लिए प्लान किए जाते हैं? जो आप लोग पैकेजेस देते होगे ना इतने, तो आप लोगों का क्या है, किस तरह डिज़ाइन करते हैं? हम लोग का
पर इवेंट एक पैकेज होता है। अब उसमें ये है कि मेहंदी, शादी एंड वलीमा, 3 इवेंट्स मोस्टली हम लोग कर रहे होते हैं। माइयों अगर उन्होंने करना है तो हम उनको एक मिनिमम पैकेज दे देते हैं, क्योंकि मैं 3 इवेंट्स कर रही हूँ तो मैंने उनको माइयों का भी पैकेज कर दिया। नॉर्मली माइयों लोग घरों में ही कर लेते हैं, माइयों लोग घरों में ही कर लेते हैं, लेकिन आजकल माइयों में भी बड़ा एहतमाम होता है। अच्छा। इतना वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक चीज़ फिक्स नहीं है। सही। आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने बजट पे डिपेंड करता है। आजकल तो लड़की थोड़ी सी समझदार होती है तो वो अपनी शादी प्लान कर ही रही होती है, 10-12 साल से उसके दिमाग में जो जमा हुआ होता है। प्लान नहीं करती तो आप कह रही हो वो समझदार नहीं होती है? नहीं, वो भी समझदार होती है। नहीं, हम ये कहते हैं कि दूसरे जो है वो मेरे लिए सही है, लेकिन यस ये है कि आज आप देखें दुल्हन भी बन रही होती है तो फोन पे पूरी प्लानिंग करी होती है। उसको ये नहीं होता कि मैंने रुखसत होना है, उसने ये होता है कि ये गाना लगना है, अभी ये मेरी एंट्री हो रही है और मैंने इस अभी बैठना है तो ये सॉन्ग है, और कौन सा गेस्ट किधर है। दूल्हा के घर वाले, दूल्हा के साथ उसके भी इवेंट्स जो है वो लड़की मैनेज कर रही होती है। सही। और आजकल तो लड़के भी इतना एक्टिव हो गए हैं अपने इवेंट्स में, शादियों में, क्योंकि लड़कियों की तरफ से इतना प्रेशर होता है उनको कि हर चीज़ बड़ी बेस्ट होनी चाहिए। तो वो ड्रेसिंग से लेके इवेंट्स और हर चीज़ में बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। कोरियोग्राफर्स हायर किए जाते हैं, डांस प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, ढोलकियाँ होती हैं। अच्छी बात है कि लोगों को हमारे यहाँ जो है ना सेलिब्रेशन मिल जाती है। हाँ, आजकल। और ये बिजनेस भी काफ़ी, जैसे कोरियोग्राफर्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा एक वो है प्रॉफिटेबल बिजनेस कि आप शादियों में रिहर्सल्स करा रहे हैं। पहले तो सिर्फ यही होता था कि जी आप खुद ही किसी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ये साइड बिजनेस स्टार्ट हो गया है कि जी घर वालों ने जो प्रैक्टिस करनी है तो आप कोरियोग्राफर्स हायर करते हो पूरे महीने के लिए, और वो लाखों में बजट जा रहा होता है प्रैक्टिस। अच्छा, ये मुझे बताओ कि पहले जो है जितनी आज तक शादियां होती रही हैं उसमें लोग खुद ही, और पहले तो ये होता था ना वो अजीब से मुख्तलिफ तरह के रंग के गोल गोल उस पर कलर्स किए हुए होते थे, टेंट लगाया, घर के बाहर ही शादियां होगी, उन्होंने भी शादियां कर ली। ठीक है, या खुद आपने बहुत हुआ तो आप और आपने उनकी जो भी सजावट थी वहीं जाकर आपकी शादी हो गई। अभी एक इवेंट प्लानर जो है वो ऐसा क्या रॉकेट साइंस करते हैं, उनको क्या ऐसा काम कर रहे होते हैं? पहले भी शादियां हो रही थी, आज भी हॉल्स हैं, बैंक्वेट्स हैं, आप जाएं जाके बुकिंग करें और शादियां कर लें। क्या फ़र्क है? वही बात है कि पहले हम लोगों के पास टाइम होता था, अब इतना लोग अपनी अपनी फील्ड में इतना बिजी हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दूसरों को देख के बड़ा खुश होते हैं और बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है। तो इवेंट मैनेजमेंट का भी यही है कि जब एक क्लाइंट हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो वो एक तरफ कि बिल्कुल फ्री हो जाता है, क्योंकि उसने और चीज़ें भी देखनी होती हैं। और ये अच्छी बात भी है कि अगर आप अपना काम किसी एक एक्सपर्ट को दे रहे हो जिसमें हर्डल्स, अब आप घर भी देख रहे हो, मेहमान भी देख रहे हो, उसके बाद अपना इवेंट भी मैनेज कर रहे हो, तो ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। सही। तो आप लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, मेहंदी ये वो, अच्छा मुझे ये चीज़ें चाहिए, फिर वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग इवन ड्यूरिंग मेहंदी रसम प्लेटर भी हम लोग अरेंज करके दे रहे होते हैं। ओके। हालांकि उसमें क्या है, एक प्लेटर है जो आपने खुद ही अरेंज करना है, लेकिन इवेंट मैचिंग के हिसाब और हम ही लोग अरेंज कर रहे होते हैं किस तरह से गिव अवेज हैं। सबसे एक कोई यूनिक आइडिया, क्योंकि जो आते हैं आपके पास वेडिंग के लिए कि हमारी शादी है या हमारा इवेंट है तो वो ऑलरेडी जिस तरह आप कह रहे हैं कि आज लड़की भी जो है दुल्हन भी है वो बड़ी प्रिपेयर्ड होती है कि मुझे इस तरह के इवेंट करने और ये वो। अभी लास्ट में देख रही थी, आई थिंक पता नहीं कौन से किस जगह का पैकेज दिखा रहे थे, इंटरनेट पर ही था कि वो उन्होंने आई थिंक कितने लाखों डॉलर के जो है वो उन्होंने सिर्फ फ्लावर की वहाँ पर अरेंजमेंट की थी, और कहा जा रहा था कि अगर आपने इस वेडिंग को चैलेंज करना है फिर तो आपको किसी और प्लैनेट पर जाकर शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया हुआ था। और क्या चीज़ थी जो उन्होंने अपनी शादी पर जो है वो नहीं की। वही मैंने देखा कि एक जो है वो जो कपल था उसने पानी के अंदर जाकर जो है वो एक इस तरह का सेटअप किया। तो ये प्लानर जो हैं या जो लोग हैं वो इतने डिफरेंट और यूनिक आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हैं। ब्रेन को एक्टिव रख के हर इवेंट को डिफरेंट, एक सबसे डिफरेंट इवेंट क्या किया था? कौन सी ऐसी कोई प्लानर, कोई एक ऐसा कपल आया कि मुझे ये चीज़ इतनी यूनिक करनी है, तो ऐसी चीज़ें की हैं डिफरेंट? बहुत कर चुकी हूँ, क्योंकि हम लोगों को लोग वही हायर कर रहे होते हैं जिनको अपना थीम इवेंट करना होता है। और थीम इवेंट बेसिकली हम लोग नई थीम बनाते हैं, हमने एक इवेंट कर लिया, वो थीम हम दूसरे इवेंट पे नहीं कर सकते हैं। सही। तो काफी डिफरेंट थीम्स में से आप बताइए कौन कौन सी डिफरेंट थीम्स है जो आपको खुद करके बड़ी यूनिक लगी? मैंने काठियावाड़ी, मोरिकन और राजस्थानी थीम पे बहुत काम किया। अच्छा।
और वो मेरे बड़े सिग्नेचर इवेंट्स हैं। अच्छा, मोरक्कन जो है उसमें, क्योंकि वो इस्लामी कंट्री है वहाँ, अच्छा उनकी रस्में बड़ी होती हैं, ये बड़ी बात है कि उनकी बहुत रस्में हैं मुख्तलिफ तरह की, और वो इस्लाम मतलब अब मैं ये क्या कहूँ इस्लामी रस्में, क्योंकि हमें तो दीन में तो मिलती ही नहीं है कोई भी रस्म जैसी चीज़। हिंदुओं के भी इवेंट्स किए हुए हैं तो मुझे काफ़ी मज़ा भी आता है, क्योंकि हर कल्चर का आपको पता चल रहा होता है क्या क्या इवेंट्स हैं। वहाँ पर उनके यहाँ माथा की चौकी का एक इवेंट होता है, जो टोटल मंदिर में होता है, वो उनकी पूजा पाठ और ये वाली चीज़ें होती हैं। बाकी अच्छा, मेहंदी में जो है ज़्यादातर लोग जो है वो थीम्स का मज़ा जो है वो मेहंदी और माइयों में लेते हैं, लेकिन शादी का एक टोटल डिफरेंट होता है। वलीमा क्रिश्चियन थीम्स पे जो आता है, मोस्टली वाइट इस तरह से, या पर्पल इंडिगो इस टाइप के कलर्स जो हैं वो रखे जाते हैं। तो जितना सब कुछ आपने वो जो एक कलर्स की, और एक्चुअली किसी हम इवेंट प्लानर्स बहुत हैं पाकिस्तान में ना, मोस्टली हर एक कोई ये इवेंट का काम कर रहा है, तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ एक डिफरेंट अपने क्लाइंट को देना होता है पैकेज, ताकि उसको लगे कि ये बेस्ट है और आप इसको अपना इवेंट हो। हमारे यहाँ बड़ा कंपटीशन है, एक क्लाइंट है वो 10 इवेंट प्लानर से मीटिंग कर रहा होता है, फिर एक जाके फाइनल होता है। राइट, तो डिफरेंट आइडियाज। मैं अपने अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको एक रॉयल ट्रीट का मेरा एक आइडिया था, जो ये ब्राइडल ब्रेकफास्ट होता है ना। अच्छा, इस पे कोई इतना मोस्टली काम नहीं कर रहा होता है यही है कि सुबह लड़की जब शादी होकर जाती है तो सुबह उसके घर वालों को जल्दी उठना होता है कि जी नाश्ता देना है, और ये रस्म है, ये मोस्टली सारी फैमिलीज में होती है। क्यों करते हैं? उनके घर नाश्ता नहीं है जो लड़की लेके गए, हाँ, उन्होंने ब्रेकफास्ट कराया, लेकिन ये एक रस्म जाया जाता है, एक रस्म कमेंट्री अपने क्लाइंट को मैं दे देती हूँ। अच्छा, और उधर दूल्हा के घर पे जो पूरा एक टेबल सेट करके हमारा बड़ा स्पेशल उनको लगता है, डिफरेंट जो है ना, उसमें बड़ा अच्छी एक हाई टी, एक ग्रैंड हाई टी का नहीं, आपने टेबल या एक बर्थडे का जो टेबल हो रहा है अरेंज करते हैं, एक ऐसा टेबल होता है उसमें ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, लस्सी भी होता है, केक भी होता है, जिसपे दूल्हा दुल्हन की एक पिक्चर लाइक बड़ा ट्रेडिशनल सा मेरा केक है, तो वो कभी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में ना मैं उस पर भी एक प्रोग्राम करूँगी, वो बड़ा अच्छा एक डिफरेंट आइडिया है। राइट, अच्छा, तो इवेंट्स की शादी मेहंदी वगैरह के साथ साथ बर्थडेज भी जो है, क्योंकि आजकल बर्थडेज भी बहुत ही ग्रैंड और शान तरीके से बर्थडे की जा रही होती हैं, अब वो नहीं, उसमें बर्थडेज में बड़ा मज़ा आता है, वो छोटा भी इवेंट है तो वो बड़ा मज़े का, बैलून डेकोरेशन बच्चों का होता है, बच्चों की मोस्टली बर्थडेज बड़ी जो उनकी फर्स्ट बर्थडे होती है वो पेरेंट्स बड़ा स्पेशल ओकेजन उनके लिए होता है, किसी भी पेरेंट के लिए, तो वो भी हम लोग उस पर। लेकिन आप बिलीव के मतलब इस एज में जाके बच्चे की प्रॉपर बर्थडे करें कि उसको पता तो हो कि ये सब मेरे लिए किया जा रहा होता है, वो रो रहा होता है, वो सो जाता है घबरा के, और यहाँ अम्मा अब्बा जो है ना, वैसे आपकी हुई थी फर्स्ट बर्थडे प्रॉपर इस तरह सेलिब्रेशन? मुझे नहीं याद। अच्छा, क्योंकि मेरी हुई होगी, याद है, मैं बहुत लाडली हूँ अपने घर में। अच्छा, और मेरी हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। मैंने तो खुद अपनी पिक्चर्स और वो मूवी देखी तो मैंने कहा ये क्यों किया था आप लोगों ने, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो याद नहीं है। उस वक्त यादें बनाना शुरू करें जब आपका बच्चा जो है वो, आई डोंट नो, मे भी बहुत सारे लोगों को ये बात गलत लग रही होगी, लेकिन ये है कि अच्छा पिक्चर्स भी फिर बड़ी सेफ हो जाती हैं कि आपको दिखाई जाती हैं, बट थोड़ा सा बच्चा, बट माँ बाप की खुशी होती है ना कि नहीं 1 साल का हो गया है तो सेलिब्रेशन हम लोगों, मेरे यहाँ बर्थडेज तो होती थी, लेकिन हम लोगों की बिस्मिल्लाह का एक इवेंट होता है। अच्छा, बिस्मिल्लाह, वो आजकल नहीं होती हैं, लेकिन मेरी हुई थी, वो 4.5 साल की उम्र में, तो बिस्मिल्लाह का एक इवेंट होता है जिसमें वो 2 मोटे मोटे लड्डू ना सामने रखते हैं और कुरान पढ़ाते हैं। तो वो हमारे यहाँ बड़ा, मेरे भाई का हुआ, फिर मेरा हुआ, फिर मेरी बहन का हुआ, तो हम लोग आमीन भी की जाती है जब कुरान खत्म होता है, उसके हवाले से भी जो है तो ये इवेंट्स हम लोगों के यहाँ बड़ा ग्रैंडली सेलिब्रेट होते हैं। बर्थडेज पे जो है वो मुझे नहीं याद कि मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा खर्च किया होगा, सही या, लेकिन मैं अपने बच्चों पे करती हूँ, हर साल उनकी बर्थडे बड़ी ग्रैंड में सेलिब्रेट करती हूँ। एक इवेंट प्लानर और नहीं करोगी तो लोग भी कहेंगे क्यों कर तुम पैसे क्यों नहीं। एक्चुअली ये बर्थडे से ज़्यादा ना हम पेरेंट्स के लिए एक बड़ा ग्रैंड डे होता है। अच्छा, और मैं ज़्यादा रेडी तैयार हुई भी होती हूँ बच्चों से ज़्यादा, तो सब जब गेस्ट आते कहते हैं हमारी बर्थडे। अच्छा, जब आप खुद आपकी अपनी हैप्पीनेस है जो आप बच्चों के ऊपर रख के काम कर रहे हो। अच्छा, जब आप एक काम कर रहे होते हो ना, तो फिर जब लोगों को आप
अपने काम के लिए किसी इवेंट के लिए बुलाते हो ना, तो उनको वैसे ही होता होगा कि पता नहीं अब ये कौन सी थीम लेके आएगी, क्योंकि अपने घर के इवेंट है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपना एक सिग्नेचर कुछ डिफरेंट होगा। मेरे प्रोफेशन भी इसी तरह स्टार्ट हुए कि मैं अपने लिए कुछ करती थी, वो इतने पॉपुलर हो जाते थे कि वो कहते थे लोग कि अब इसको हमारे लिए भी करो, हमारे लिए भी करो, तो वो फिर प्रोफेशन ही बन गया। डिज़ाइनिंग का भी यही हुआ, इवेंट्स का भी यही हुआ। मैंने लंच डिलीवरी हमारे यहाँ हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ दस्तक के नाम से, मील्स एंड डील्स जस्ट अ बेल अवे। अच्छा। इवन मैं कुकिंग भी कर रही होती हूँ तो लोग कहते हैं कि बड़े मज़े किया, अब हमें भी ये फिर आप करो। तो फिर एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ऑफिस में सीमेंट्स के उधर। उस वक्त मैं जब मैंने प्रोफेशन स्टार्ट किया तो मैं घर में बैठे बैठे 1.5 लाख रुपए आराम से अर्न कर ली। देखो सिर्फ लंच बॉक्स, सिर्फ लंच पे ही। हाँ। कि आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा काम बेस्ट कर सकते हो। लोग पहचान ही नहीं, समझ ही नहीं पाते। तो आप कपड़े बेस्ट बना लेती हैं, आप इवेंट बेस्ट कर लेती हैं, खाना बना लेती हैं, आप खुद भी तैयार हो जाती हैं। ये ऐसा क्या है, मतलब ये तो मुझे अम्मा से मिलना पड़ेगा फैज़ा की, कि अम्मा ने क्या मेहनत की है कि जो है वो बेटी। मेरी अम्मी भी बहुत खुश होती हैं कि तुम इतना सब कुछ, शादी से पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी। अच्छा, तो शादी के बाद ऐसा क्या हुआ? हस्बैंड तो शादी के बाद बड़ा सपोर्टिव, कुछ कोई मिला नहीं ससुराल में, सेकेंड डे ही नाश्ता बनाना पड़ गया। तो सीरियसली मेरे ससुर थे और मेरे हस्बैंड थे बस घर में। तो मेरे ऊपर खीर चटाई वाली रस्म वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं हुआ, तो मैंने नेक्स्ट डे से ही काम करना शुरू कर दिया था। राइट। तो अपने घर में कर रही थी काम या वहाँ पर? नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ सिर्फ हम लोग सफाइयाँ करते थे घर की। बुरी तरीके से, जो लड़की सफाई नहीं करी होती कि कोई बैठता है तो उसको 5 मिनट बाद उठ जाओ और जाओ, ये सोफा गंदा हो रहा है, इस तरह की मैं जाके ना वो सफाइयाँ करी होती थी। लेकिन ये कि रमज़ान का महीना ना, मैं अपनी अम्मी को कहती थी कि आप किचन में नहीं जाएंगी। अच्छा, मैं काम करूँगी, मैं करूँगी। और मुझे वो स्नैक्स बनाने का बड़ा शौक था, इफ्तारी। तो उससे ये हुआ कि प्रैक्टिस हो गई कि हम किचन में जाकर किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें। सही। तो लड़कियों को पता होना चाहिए। मैं नाहिद अंसारी, मैडम नाहिद अंसारी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप भी जानती होंगी, जो कुकिंग एक्सपर्ट हैं, शेफ़। तो उनके साथ मेरा कुछ अभी काम का सिलसिला बना था लास्ट 2 to 3 years बिफोर ना। तो उनके पास एक आंटी आई अपनी बेटी को लेकर। उन्होंने कहा कि इसकी सास ने ना इसको घर से निकाला है कि इसको कुछ नहीं आता, पहले इसको सिखा के भेजो, सही, और फिर लेकर आओ। तो मुझे इतना बैड फील हुआ। मैंने कहा देखो, एक माँ के लिए कितना बैड है कि उसने शादी भी कर दी, उसके बाद भी वो अपनी बेटी की प्रॉब्लम्स को लेके फिर वो उनके पास लेकर आई। मैंने कहा उसकी माँ के अंदर क्या ऐसी कमी थी जो अपनी बच्ची को सही से टैकल नहीं कर पाई। अच्छा, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। अब बात वही आती है, माएँ भी कोशिश करती हैं, लेकिन आजकल एक्चुअली नेचर भी ऐसी है, और ये पढ़ाई बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। अच्छाई इसी में ही है, कामयाबी भी इसी में ही है कि आप पढ़ें भी, आपको पहनना ओढ़ना भी आता हो, आपको सफाई का सलीका हो, आपको आपकी एक एक चीज़ जो है आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता रही होती है। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो तो आपको टेबल भी उठानी नहीं आती, वो गलत है। हम लोग अपने बच्चों को इतना पैम्पर कर रहे हैं आज, कि बड़ी आसमान से उतरे। हाँ, हम लोग अपने आप को छोड़ दिया। वो कहते हैं नहीं, बस बच्चों की पढ़ाई, इनके पेपर्स, इनको पाल लें, इनको खिला लें, बस वो एक जूड़ा बांधा, वो खुद अजीब से कपड़े पहने में बच्चों को सजा लेंगी। अच्छा, वो ये भी नहीं लग रहा होता कि बच्चे भी जो है ना वो लड़कियों को स्पेशली और लड़कों को भी ना अपनी एजुकेशन के हिसाब के अलावा भी एक किसी एक्टिविटी में इतना एक्टिव उनको होना चाहिए, या उनके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप और दुनियावी काम क्या क्या कर सकते हो, और जो काम इन प्रैक्टिकल हैं उनको अच्छे से कर सकते हो या नहीं कर सकते। सही। अच्छा, आप जो मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, इवेंट मैनेजमेंट में तो आपको एक पूरी टीम वर्क की ज़रूरत होती है ना। हर चीज़ के लिए आपको एक कील ठोकने के लिए भी एक शख्स की ज़रूरत है। खाना, कुकिंग का शोबा है, फिर डेकोरेशन है, सेटअप है, एक बहुत बड़ी टीम है। अच्छा, लेबर से काम कराना इटसेल्फ एक मुश्किल टास्क है। हम लोगों को एक ने भी गलती की तो एट द एंड भुगतना आपने। और ट्रबल भी मेरे ख्याल से हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में आता ही लेबर की वजह से, क्योंकि लेबर इतना तंग करती है। कहीं भी आप चले जाओ, उसको मना के रखना, उसके साथ प्यार करके रखना, उसको खुश रखना इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे अपने शौहर
से भी ज़्यादा कि आप उसको ज़िंदगी भर खुश नहीं कर सकते कितना ही। तो वो लेबर के साथ भी यही प्रॉब्लम है। इवन मासियाँ, हाँ। उनको आप कुछ भी कर लें उनके साथ, मैं जा रही हूँ, आपको बाजी वफा का करके काम ही नहीं ना करेंगी। देंगी सीरियसली। तो लेबर के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने ना सीज़न में एक्स्ट्रा लेबर से बात करके रखी होती है, क्योंकि वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और जून, जुलाई, उसमें अगस्त, बिगड़ जाते हैं। उसमें लेबर के इतने नखरे होते हैं, एक्स्ट्रा डबल वेजेस होती हैं, वीकेंड्स पे तो आप बात ही ना करें। सही। तो आपको अपने साथ सैलरी पे रखने होते हैं लोगों को। तो इसीलिए हम लोगों के इवेंट्स में हाई बजट, कभी कभार क्लाइंट को इतना इशू होता है कि आप लोगों का बजट बड़ा हाई है, तो उनको ये नहीं समझ आता कि हम पूरा साल, पूरा महीना काम हो ना हो, हम अपने लेबर को साथ लेके चल रहे होते हैं। क्योंकि और एक शख्स का मतलब है पूरा उसका खानदान, एक फैमिली। Yes. फिर उसकी बीमारी हो, शादी हो, उसने हर चीज़ आप लोगों को आके कहनी है कि ना अब ऐसा है, अब इसको डील करें। Yes. और लिटरली ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम करती हैं। वैसे कि आपने बात कही तो कितना एक्सपेंसिव पड़ जाता है। एक शख्स खुद अपनी शादी को जो है वो प्लान कर लेगा और एक वेडिंग प्लानर के पास आएगा या इवेंट प्लानर के पास आएगा, तो एक्स्ट्रा बजट लग रहा होता है ना, बहुत एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ना करे कि आपके पास बजट नहीं है, आप किसी से उधार ले लो। देखो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सही। आपके पास जितना अमाउंट है आप उसमें गुजारा करो। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने एक बड़ा ग्रैंड इवेंट किया और आपके पास वो अमाउंट नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप बड़े लिमिटेड बजट में रहकर भी अपना काम अच्छे से कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हम क्लाइंट को कभी भी इस तरह नहीं करते हैं कि अच्छा, तो आपको आके बजट देते हैं कि मेरा इतना बजट है, क्योंकि इतने इवेंट्स हैं और एक इवेंट का इतना बजट है, तो आप एक्चुअली आपको किसी भी प्रोफेशन या फील्ड में हो तो आपको क्लाइंट की साइंस को या उसके ब्रेन को पढ़ना आना चाहिए, वरना आप बिजनेस नहीं कर सकते हो कि आप सामने वाले से क्या डिमांड कर रहे हो। हमें मत जज करना पड़ता है कि ये कितना बंदा वर्थ देता है, कितना वर्थ करता है। Yes. तो जाने देते हैं क्लाइंट्स को, या बस मैं जाने नहीं देती, कोशिश करके मेरा उसको manage अगर एक दफ़ा मैंने किसी से मीटिंग किया तो वो मेरे पास इवेंट होता है डेफिनेटली, सही, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ अपने क्लाइंट के साथ। लेकिन ये कि मैं वो खुद भी नहीं जाना चाहती हूँ और मैं खुद भी नहीं, क्योंकि वो अच्छा, कुछ लोग तो बहुत परेशान करते होंगे ना, हमने आपको ऐसे नहीं बोला था, ये वाले फूल क्यों लगा दिए, मैंने आपको कार्नेशंस बोला था, आपने तो रोज ऐसे बहुत सारा ज़्यादा सेटअप कर दिया एक्चुअली है। परेशानी जब आती है जब आप बहुत अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा काम कर ले लेते हो। हवस नहीं होने चाहिए, आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटी आप उतना काम करो। मेरे इवेंट्स इसलिए भी ख़राब नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो एक्सपीरियंस भी हो गया, एक दो चीज़ें स्टार्टिंग में हुई थी ख़राब, तो अब मैं इतना काम लेती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि लेबर को भी देखना होता है। यू नो, आपने किसी को बोल दिया ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या फ़ायदा। यहाँ पर ख़राब चीज़ें इसीलिए होती हैं कि अगर आपका क्लाइंट आपसे नाखुश है तो आपने उसके साथ प्रोमिसेस बहुत किए हुए होते हैं और आप वो चीज़ करके नहीं दे रहे होते हो। सही। आप वही कमिटमेंट करो जो आप कर सकते हो। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है, घरों में भी यही है, बाहर भी यही है कि भाई कमिटमेंट पूरी करो, क्योंकि हमें पता है कि हम वरना तो आप अपने ज़बान मुंह से से बड़ी आसानी से फिर जाते हैं, कोई वर्थ नहीं रही ना आपकी। आपकी अपने अपनी से की वर्थ खो दिया है। वही और बात इसकी आती वजह है से कि प्रॉब्लम इसमें होता हर है। जगह पे आ जाता है आपका ब्रॉटअप, आपकी क्या तरबियत है, आपको आप पढ़ भी रहे हो तो आपका घर का माहौल कैसा है। सही। स्टार्टिंग से बच्चों को हर चीज़ को बड़ा हम पेरेंट्स को मैनेज करके चलना चाहिए, ताकि वो आगे अपनी प्रोफेशन में भी इतने अपनी पर्सनालिटी उनकी इतनी स्ट्रांग हो कि वो हर काम बहुत बेस्ट कर। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आप लोग प्लान कर रहे होते हो तो अक्सर ऐसा होता है कि लोकेशंस पे आप लोग खुद ही, अब तो मार्की लगाई जाती है और पूरे सेटअप्स किए जाते हैं। अगर लोकेशन आप किसी कोई अपने घर में ही करना चाहता है, उसको पता है कि नहीं मैंने कोई जगह के, क्योंकि जगह के आज इतने रेंटल हैं कि आप इतना पे कर रहे होते हैं कुछ घंटों के लिए। वैसे ही हम लोग शादियों में पहुंचते कब हैं, 10-11 बजे पहुंच के 2 घंटे के लाखों रुपए आप लोग पे कर रहे होते हैं। तो अगर घर में कोई छोटा इवेंट करना है, कोई गेट टुगेदर है, कोई डिनर है, कोई बर्थडे है, तो क्या आप लोग उसको भी प्लान करते हो कि सिर्फ डेकोरेशन हो जाए, मील डिसाइड हो जाए, क्या है? केटरिंग भी जारी होती है, केटरिंग भी जारी होती है, सिर्फ केटरिंग भी जाती है। ऐसे कोई नहीं है कि हमने जी बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट करना है, वो कोई नहीं। अगर हमारे पास टाइम है और किसी क्लाइंट है हमारा, उसने एक छोटे से भी, हम लोगों को 25% का भी कुछ चाहिए होता है फूड, तो हम लोग अरेंज कर देते हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं। अच्छा, फूड का अभी एक डिफरेंट मामला है। पहले क्या होता था, बिरयानी है, कौरमा है, खीर है, या बिरयानी के साथ जर्दा, इस तरह के खाने से ना 2-3 खाने और बस शादियां हो गई। बीच में वन डिश का भी सीन अब तो सिर्फ सैलेड पे ही इतना पैसा खर्च हो रहा होता है कि भाई सैलेड बड़ी एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। अच्छा, मेरा भी यही कोर होता है, मैं कहती हूँ कि खाने से ज़्यादा ना आप अपनी सैलेड बार इतने एक्सक्लूसिव उधर इवेंट में रखो, केटरिंग सेक्शन में, क्योंकि सैलेड को देखकर पता चल जाएगा कि खाना तो होना ही मज़े का है, क्योंकि सैलेड इतनी अच्छी प्रेजेंट हुआ है
तो खाना तो डेफिनेटली अच्छा होगा। और अच्छा। सबसे ज़्यादा रश स्टार्टिंग में जो है वो सैलेड पे होता है, फिर लोग खाने पे आते होते हैं। तो आप अपनी केटरिंग को लेके आप अपनी जो छोटी चीज़ है ना लाइक सैलड उसको बड़ा ग्रैंड कर दो, और फिर अगर आपका बजट नहीं है तो आप उसको मेन्यू को थोड़ा लाइट कर दो, तो उसमें क्या होता है कि बड़ा ग्रैंड आपकी केटरिंग हो जाती है। अब तो पहले वो गोल गप्पे और वो क्या कहते हैं गोला गंडा और पान, ये वो सारी चीज़ें वो चल रही होती हैं। उसके बाद फिर इवेंट, मतलब पूरे इवेंट में सिर्फ खाना खाना खाना, और अब ज़ाया भी बहुत होता है खाना, ये भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फिर बुफे तो आपने बता देना है, उसमें साथ भी नहीं, उससे ज़्यादा खाने उसकी रिस्पेक्ट की भी बात होती है। आप डेकोरेशन पे इतना मत करो, लेकिन खाना इज्जत से खिला दो। 2 डिशेज हो लेकिन टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आप मेहमान आ रहे हैं, उनका बेसिक जो वो डेकोरेशन और फ्लावर को नहीं इतना देख रहे होते, उन्होंने खाना अच्छा खाना होता है, शादी का खाना खाने जा रहे हैं, स्पेशली खाना अच्छा खाना होता है। तो लोग डेकोरेशन पे भी उनको ये होता है, आजकल 2 तरह के क्लाइंट्स हैं, उनके होता है कि नॉर्मल डेकोरेशन हो जाए, खाना बेस्ट हो जाए, और बाज़ दफ़ा होता है कि दोनों चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए। खाना तो होता ही होता है बेस्ट है, लेकिन डेकोरेशन पे भी उनका जो होता है कि नहीं हमारी चीज़ है तो बहुत अच्छी है। अच्छा, पहले तो वो प्लास्टिक के फूल लगा के और अभी भी सब कुछ, अब लेकिन अब मैंने बीच में देखा लोग बहुत रियल फ्लावर्स की तरफ आ गए, और वो इम्पोर्टेड फ्लावर्स, और जब आप जाते हैं उन पर तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, और उनका लुक डेफिनेटली डिफरेंट आता है। सो फिर ये भी तो एक बहुत बड़ा खर्चा ना इवेंट मैनेजमेंट में, कि आप फूल जो है इम्पोर्टेड फ्लावर्स ऑब्वियसली बजट डबल हो जाता है, लोकल फ्लावर्स जो इम्पोर्टेड फ्लावर्स बजट आपका डबल हो जाता है। सही। फ्लावर वाला तो चलो वो अब हमारी इंटरनल चीज़ें हैं, वो हमें इतनी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन क्लाइंट को तो पता होता है कि ये इम्पोर्टेड ही और अभी मेरे इवेंट के लिए ही आया है, हाँ। तो जी पैसा तो लगेगा, तो हम करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा इवेंट्स ड्यूरिंग सीज़न ऐसा भी होता है कि हम लोग एक इम्पोर्टेड बहुत बड़ा इवेंट किया है ग्रैंड, तो वो इम्पोर्टेड फ्लावर 1-2 इवेंट्स चल जाता है। अच्छा। तो मैं क्लाइंट को बता देती हूँ कि जी आपका थोड़ा बजट मिनिमम हो सकता है, क्योंकि ये एक इवेंट पे पीछे लग गया, अब मैं थोड़ा फ्लावर आपके लिए नया लेकर कर दूंगी। तो वो भी हम उसको कॉस्टिंग को थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। यस, बहुत सारे लोग हैं जो डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते, उनके पास एक अच्छा आ जाता है कि उनकी कॉस्ट तो आती होगी। तो जब शादी है उसमें अब होते हैं ना, माँ कहती है कि ना मेरी अपनी ख्वाहिशें कि इसमें ये होना चाहिए, और घर की बहन है तो वो कहती है नहीं ऐसा भी होना चाहिए, मुझे मेहंदी में ये चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी डिमांड्स होती है, क्योंकि अगर घर की पहली शादी है तो उसमें तो बहुत सारी फरमाइशें हो रही होती हैं, सबकी अलग अलग जो है ना वो सोच के बैठा होता है किस तरह की है। तो फिर पूरी फैमिली से मुलाकात होती है कि इवेंट डिज़ाइन करने से पहले। यस, पूरी फैमिली 3-4 मीटिंग्स तो डेफिनेटली है ही है। सही, और सबको मुतमईन भी करना। फिर वो जब ऑर्डर्स सारे रिपीट होते हैं तो सब ठीक है ना, ये हो गया है ना, बस देख लो, अभी भी तुम्हें पता है, फिर बाद में मत बोलना। तो वो 4-5 मीटिंग्स में एक पूरा ग्रुप बैठता है, फिर वो ओके होता है। तो इस तरह बड़ा टाइम हम लोगों का वेस्ट हो जाता है। तो मोस्टली ये होता है कि हम ऑफिस में मीटिंग अपनी कर लेते हैं, फिर वरना तो फिर उनके वेन्यू पे जाना पड़ता है। तो ये है कि मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा जो नॉर्मली लोग एंजॉय करते हैं ना, वो माइयों या मेहंदियों को एंजॉय कर रहे होते हैं। बारात और वलीमे के इवेंट्स तो बड़े जो हैं वो बस आपने तैयार श्यार होके और आप बैठे हुए हैं, बट ये थोड़ी सी हैपनिंग्स होती हैं इन दोनों इवेंट्स के अंदर। और अब तो बाकायदा डांस फ्लोर्स और डिस्को लाइट्स और इस तरह की, अब वो ख़त्म हो गया कि लड़कियाँ बैठी हैं ढोल बजा रही हैं गा रही हैं। अब तो ये वाला सिस्टम है कि आपने डीजे लगाया है और आपने अपना पूरा वो एक मेडले या वटेवर जो भी है, और उसके बाद बस ये डांसेस और ये सारी चीज़ें बड़ी मेहंदियाँ भी बड़ी चेंज हो गई हैं, बड़ी मॉडिफाइड हो गई हैं अब। हाँ, बड़ी बहुत ज़्यादा होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी तो ये कुछ भी नहीं है। जो आगे हमारे 10-15 साल बाद जब बच्चे बड़े होंगे तो क्या होने वाला है, आपकी सोच है। बताओ फायजा, क्या होने वाला है 10-15 साल बाद? बच्चे क्या करेंगे हमारे, रॉकेट पे जाकर क्या करेंगे 10 साल बाद? हाँ, एरोप्लेन में शादियाँ हो रही होंगी ऊपर से जी, वो नहीं है फ्लाई करते हुए, पानी में होने वाली शादी, वहीं पर शादी हो गई है, वहीं से हनीमून पे चले गए जी, यही हो रहा होगा बस। और वहाँ से नहीं, वो बाद में मैसेज आ रहा होगा अम्मा अब्बा को कि भाई हो गई है शादी, सब कुछ हो गया नहीं, लेकिन अब नेक्स्ट 10-15 साल में आइलैंड्स पे जाकर जो है ना डेकोरेशन ज़्यादा हो रही होंगी, मेरा ये ख्याल है। चलें जी, जबरदस्त, ये प्रेडिक्शन है फायदा की, लेट्स सी कि कितनी सही साबित हो सकता है। अगले फिर हम किसी प्रोग्राम में देख रहे हो, ये एज एस्ट्रोलॉजर भी बैठी हूँ कि भाई अब मैंने ये काम भी शुरू कर दिया, प्रेडिक्शंस करने लग गई हूँ। कुछ भी आप वहीद कर सकते हैं फायदा से। थैंक यू सो मच फायजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी तरह काम करते रहिए। क्रिएटिविटी जो है वो इंसान को जिंदा रखती है। सो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।